गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। एक तो सबसे पहला अपडेट आपको बता दूं, यूपीआई से अब आप रोजाना 10 लाख रुपए तक की खरीदारी कर पाएंगे, 6 लाख की ज्वेलरी खरीद सकेंगे। पहले ग्राहक और व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख रुपए तक की ही थी यूपीआई के जरिए, लेकिन अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट P2M यानी आम आदमी, आम उपभोक्ता और व्यापारियों के बीच लेन देन की डेली लिमिट को कई कैटेगरी में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि P2P यानी पर्सन टू पर्सन की जो डेली लिमिट है वो पहले की तरह 1 लाख रुपए ही रहेगी, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे पैसे भेजता है गूगल पे, फोन पे के जरिए, तो इसकी मौजूदा लिमिट 1 लाख है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन पर्सन टू मर्चेंट की लिमिट में क्या बदलाव किया गया देख सकते हैं आप इस टेबल में। अलग अलग कैटेगरी में अब आप 24 घंटों के अंदर 10 लाख रुपए तक का, 6 लाख या 5 लाख रुपए तक का लेन देन कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा और इसमें एप्पल कंपनी सबसे नंबर 1 पर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में इंडिया ने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में ये नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हालांकि ज्यादा लंबी नहीं बढ़ाई, बल्कि 1 दिन की बढ़ोतरी की गई है। CBDT ने जारी बयान में कहा कि उपयोगिताओं में बदलाव के लिए अब ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल 16 सितंबर को सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में रहेगा। तो आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 दिन के लिए बढ़ा दी है, 16 सितंबर कर दी है। और वो भी इसलिए बढ़ाई गई दोस्तों क्योंकि बीते दिन जो ITR रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी, उस दरमियान कई सारे यूजर्स ने पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत की, तो उसके बाद आयकर विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया। और वैसे अब तक हमारे देश में 7 करोड़ से भी ज्यादा ITR रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। हालांकि अब आज लास्ट डेट निकलने के बाद अगर आप रिटर्न भरते हो तो फिर 5,000 रुपए तक का विलंब शुल्क यानी लेट फीस के रूप में आपको फाइन देना होगा, है ना। और वही दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और बड़ी राहत ये दी है, देरी माप का विकल्प भी एक्टिव कर दिया है। मतलब ये कि अगर किसी लोगों के घर में किसी की मृत्यु हो गई या अन्य किसी गंभीर कारणों की वजह से रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हो, तो ऐसे लोगों को लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि इसमें भी एक नियम और शर्त ये है कि आपको इन चीजों के लिए सबूत देना पड़ेगा कि किस वजह से आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए थे, ऐसा है ना। और बाकी सोशल मीडिया पर कई जगहों पर तो 30 सितंबर तक ITR रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने की बातचीतें चल रही है, लेकिन आयकर विभाग ने क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ये सारे दावे फर्जी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 8% विकास दर पर ले जा सकता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देश की इकोनॉमी को अच्छा बूस्टअप मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। 2035 तक का ये रोड मैप जारी किया है नीति आयोग ने। और वहीं हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत की विकास यात्रा में स्थिरता पर कोई समझौता नहीं होगा। BIS की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर ये बातें चीतें कही है। और हमारे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने अगस्त में भारत का निर्यात 6.7% बढ़ा है, जबकि आयात 10% घटकर 61.59 अरब डॉलर पर पहुंचा है। वैसे अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है, तो जाहिर सी बात है उसका असर भी देश के निर्यात पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो तो अभी जो ये सितंबर का महीना चल रहा ना, उसके डेटा में पता चलेगा, तो अगले महीने ये रिपोर्ट आएगी। लेकिन बीते महीने अगस्त का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी निवेशक घट रहे हैं, खास करके नए निवेशक कम आ रहे हैं। NSE की रिपोर्ट में पता चला कि मासिक आधार पर 18% तक की गिरावट आई है नए इन्वेस्टर्स की संख्या में। और टैरिफ का एक और असर देखिए, टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के झींगा निर्यात को भी 25,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता भी जताई और झींगा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रूस से तेल खरीदने पर भारत को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि यूक्रेन ने 1 अक्टूबर से ही डीजल खरीद पर रोक लगा दी है। यूक्रेन की तरफ से यह घोषणा की गई है कि वह 1 अक्टूबर से भारत से आने वाले डीजल पर रोक लगाएगा। यूक्रेन की ऊर्जा कंसल्टेंसी एनकोर की तरफ से बताया गया कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है और इसी वजह से यह कदम उठाया गया क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच तो कंट्रोवर्सी चली रही है, आपको बताइए। और क्योंकि ऐसे में भारत रूस से तेल खरीदता है, कच्चा तेल, तो इसलिए अब यूक्रेन का कहना कि हम भारत से डीजल नहीं खरीदेंगे, तो इसका असर कहीं ना कहीं भारत के भी ऑयल एक्सपोर्ट पर देखने को मिल सकता है ना। और वहीं दोस्तों, अक्टूबर के महीने से ही रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, इंडियन रेलवे ने बड़ा ऐलान किया, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा टिकट बुकिंग का नया सिस्टम। सभी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सामान्य रेलवे रिजर्वेशन में भी सरकार ने आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है, यानी 1 अक्टूबर से ही IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के पहले 15 मिनट के दौरान आधार कार्ड प्रमाणीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा OTP के जरिए, तभी आप रेलवे का टिकट बुक कर पाएंगे। रेलवे टिकट में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया और ये नियम कैसे काम करेगा इसकी कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में रेलवे ने एक और बदलाव किया था, अब हर महीने आप 24 ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। पहले एक IRCTC यूजर की ID पर अधिकतम रेलवे टिकट बुकिंग की संख्या 12 ही थी,
लेकिन उसको भी बढ़ाकर अब 24 कर दिया गया है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एआई से बनाई गई फेक न्यूज पर भी होगी अब सख्त कार्रवाई। संसदीय समिति की तरफ से सरकार से यह बड़ी अपील की गई है। संसदीय समिति ने गवर्नमेंट से आग्रह किया कि एआई से उत्पन्न फेक न्यूज फैलाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान कर उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानून विकसित किया जाए। ऐसा आजकल आपको पता होगा, कई लोग एआई के जरिए वीडियो फोटो एडिट करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी के जरिए। तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट जल्दी इसको लेकर नया नियम, नया कानून लागू करेगी। लोकसभा स्पीकर को भी ये रिपोर्ट सौंपी गई और समिति का भी गठन किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की बेरोजगारी दर बीते महीने अगस्त में लगातार दूसरे महीने घटी है और अभी ये घटकर 5.1% पर आ चुकी है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमारे देश में महिला कार्यबल में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी वुमेन एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 साल और उससे ज्यादा आयु के पुरुषों में बेरोजगारी दर अगस्त में घटकर 5% के लगभग आ गई है और ये आंकड़ा अप्रैल के बाद अब तक का सबसे कम है। तो ये रिपोर्ट्स कहीं न कहीं देश के युवाओं के लिए अच्छी बात है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वजह से नौकरियां वगैरह बहुत जा रही हैं, तो आपको एआई भी पैरेलल सीखना चाहिए। मैं जल्दी आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक वीडियो कोर्स सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें एआई के ढेर सारे टूल्स के बारे में हम सीखेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, महंगाई दर पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। थोक महंगाई दर बीते महीने अगस्त में बढ़कर 0.52% पर पहुंच चुकी है। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी हैं, यही वजह है कि महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि जुलाई महीने में यह दर -0.58% पर रही थी और ये थोक महंगाई दर है। हाल ही में इससे पहले मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी खुदरा महंगाई दर के आंकड़े भी बताए थे कि बीते महीने अगस्त में रिटेल महंगाई दर भी बढ़ी है, 2.07% पर पहुंच चुकी है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की सर्विस दुनिया भर में डाउन हुई। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाए यूजर्स। 40% यूजर ने टोटल ब्लैकआउट की शिकायत की थी। अमेरिका में आउटेज का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। वक्फ कानून को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और इसमें मुस्लिम भाई लोगों की कुछ दलीलें भी मानी सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार भी इस फैसले से संतुष्ट हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरी तरह से रोक नहीं लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्फ संशोधन बिल अधिनियम के सरकार के कुछ नियमों पर जरूर रोक लगाई है। जैसे वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं होंगे गैर मुस्लिम सदस्य, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो कहने का मतलब सरकार ने जो पूरा वक्फ संशोधित कानून पेश किया उस पर तो रोक नहीं लगी, लेकिन इसके 3 मुख्य बदलावों पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक लगाई गई। और भी बाकी वक्फ कानून के 3 प्रमुख बदलाव जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई वो कौन कौन से, इस टेबल में आप डिटेल देख सकते हैं। एक तो वक्फ बनाने की शर्त जो सरकार ने रखी थी कि 5 साल से इस्लाम मानने वाला ही बना पाएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक सिस्टम तय नहीं है तब तक इस बदलाव पर भी रोक रहेगी। और एक जो सरकार ने कलेक्टर को ये आदेश दिए थे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं ये तय करने के, तो उस पर भी कोर्ट ने आदेश दिया कि अब ये फाइनल फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट तय करेगा ऐसा। और मुस्लिम वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना नियम के ये मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी वक्फ संशोधन कानून के तहत अब गैर मुस्लिम भी कर सकेंगे वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता भी खोल दिया इस बदलाव पर रोक के साथ दिया ना। हालांकि मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतिम फैसला दे ऐसा। और वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बड़े आदेश जारी किए। देखिए एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के हर एक राज्य के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे जरूरी रूप से लगाए जाएं और कैमरों की रिकॉर्डिंग जांचने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जाएं जिसमें इंसानी दखल कम हो। एआई के जरिए हर एक पुलिस थानों में अब निगरानी होगी, जैसे ही कैमरा बंद होगा तुरंत अलर्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश के कई पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते हैं। तो ऐसे केसों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है। हालांकि पुलिस थानों में इस सीसीटीवी कैमरों की कमी से संबंधित मामले पर अंतिम फैसला 26 सितंबर को सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पारित करेगा आदेश है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान दिया, कहा कि आपराधिक कानून बदले की लड़ाई का हथियार नहीं बन सकता है। मतलब किसी भी आपराधिक कानून को निजी बदले या दुश्मनी निकालने का जरिया नहीं बनाया जा सकता है। और कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज FIR और चार्जशीट को भी रद्द कर दिया। और वहीं दोस्तों पहाड़ी राज्य हिमाचल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे हिमालय रीजन पर आपदा का खतरा छाया हुआ है। हिमाचल के पर्यावरण की जनहित याचिका का दायरा बढ़ाने के संकेत भी दिए। इस मामले पर भी अब 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में गंभीर पर्यावरणीय असंतुलन और कई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली हैं, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह। तो इन पर अब सरकारों को सतर्क होना चाहिए, सुधार करना चाहिए, जंगल कम काटने चाहिए है ना। और वहीं बिहार चुनावी SIR मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गलत प्रक्रिया पाई गई तो रद्द होगी पूरी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया। वैसे इस मामले पर भी अंतिम सुनवाई अगले महीने 7 अक्टूबर को होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दे दी और हिदायत दे दी कि अगर चुनावी SIR मुद्दे में गड़बड़ी मिली तो हम इस पूरे सिस्टम को रद्द कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियरिफाई कर दिया कि बिहार पर जो फैसला देंगे वही फैसला पूरे देश में लागू होगा। 7 अक्टूबर को भी इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है, क्योंकि चुनाव आयोग तो यह भी प्लान कर
कर रहा है कि ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एसआईआर चुनावी वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, राइट। तो इस माहौल के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार का दौरा किया। यहाँ बिहार पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। कुल बिहार पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया पीएम मोदी ने। और बिहार में अपने जनसभा के संबोधन में पीएम बोले कि आरजेडी और कांग्रेस से बिहार के सम्मान और पहचान को खतरा है। इन्होंने राज्य की तुलना बीडी से की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि खड़े होकर प्रधानमंत्री को प्रणाम कीजिए। तो यूं कुछ चुनावी भाषण वगैरह देखने को मिले। बिहार में पीएम मोदी ने अपने संबोधन की 5 बड़ी बातें क्या क्या कही, इनकी कुछ खास हाइलाइट्स और पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो वहीं इधर विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि पीएम ने बिहार के भागलपुर की 1050 एकड़ जमीन अडानी को सौंप दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि किसानों को धमकाकर जमीन ली गई, उसका शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी बिहार। और अब कल 17 सितंबर को पीएम मोदी का जो जन्मदिन है, उस मौके पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का भी शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी उनके 75वें जन्म दिवस के मौके पर, है ना। और गृह मंत्री अमित शाह भी परसों 18 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे और यहाँ धार्मिक न्यास परिषद के साधु संतों के साथ उनकी बैठक भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप खबर, झारखंड पैसा नियमावली को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए हाल ही में कुछ महीनों पहले जो मामला सामने आया था, आईएएस पूजा खेड़कर को बर्खास्त कर दिया गया था, तो उनके माता पिता पर अब मारपीट और अपहरण का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दोनों फरार हैं। उनकी कार की ट्रक से टक्कर के बाद हेल्पर को उठा ले गए थे और अभी उन पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वनतारा को भी क्लीन चिट दी, कहा कि जानवरों की खरीद और बिक्री कानूनी तरीके से हो रही है। जैन मठ से हथिनी की शिफ्टिंग पर विवाद पैदा हुआ था, तो उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लेरिफिकेशन जारी किया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, मुंबई में अभी भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी डूब गए। तो वहीं हैदराबाद में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए, 2 लोग बह गए। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी दोस्तों देश के कई राज्यों में भारी बारिश के हालात चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले कि राहुल गांधी के आरोपों की जांच हो, इलेक्शन कमीशन अपमान कर रहा, एसआईआर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी की तरफ से राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर ये बात कही गई। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट, मार्च में मिली थी लगभग 13 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी, तो इसे बनने में 6 साल लगेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट सौंपा है। और वहीं दोस्तों आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मामले पर भी देखिए एक्सपर्ट बोले कि कुत्तों के लिए जो फीडिंग स्थल बनाए जाएंगे, इस वजह से डॉग्स के बीच लड़ाई बढ़ेगी, वे ज्यादा खूंखार होंगे। आपको पता होगा बीते महीने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फीडिंग सेंटर बनाने का जो आदेश दिया था, तो उस पर अब एक्सपर्ट ने अपनी ये राय रखी है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में विधायकों पर मेहरबान हुई सरकार। अब हरियाणा में विधायकों को कार फ्लैट खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन देगी हरियाणा गवर्नमेंट और 10,000 यात्रा भत्ता भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने विधायकों को यह बड़ी राहत दी है। अब विधायक कार, मकान, फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए लोन ले पाएंगे और 10,000 रुपए ट्रेवल अलाउंस के रूप में भी दिए जाएंगे हर महीने। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जारी ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा सरकार एक नया पोर्टल भी ला रही है, लाडो लक्ष्मी पोर्टल। तो इस पोर्टल के जरिए राज्य की 20 लाख महिलाओं को 2100 रुपए देने का प्लान किया है वैसे तो सरकार ने, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि अब दूसरे राज्यों से भी दुल्हन लाने वाले पति हरियाणा का डोमिसाइल बना रहे हैं, मतलब हरियाणा राज्य के निवासी मूल निवासी प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इस योजना में फर्जीवाड़े के मामले भी देखने को मिलने लग गए अभी से ही, जबकि 25 तारीख से ये योजना लागू होगी, 25 सितंबर से, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। और इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं को 2121 रुपए देगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे विधवा, निराश्रित पेंशन योजना का लाभ पाने वाली महिलाएं वगैरह वगैरह। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि हरियाणा में जल्द ही 3 क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से इनकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग भी बुलाई और तैयारियों में जुटी ब्यूरोक्रेसी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अक्टूबर से हरियाणा में केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे और इसकी शुरुआत खुद गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। तो अमित शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक अहम बैठक भी बुलाई है ना। ये वो 3 नए आपराधिक कानून है जो सरकार धीरे धीरे देश भर में लागू कर रही है। और वैसे हरियाणा के सीएम अभी दिल्ली दौरे पर हैं 1 दिन के, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मिले और पानीपत में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में 3700 पदों को भरने की मंजूरी मिली। 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भी आउटसोर्स पर रखे जाएंगे और हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों में भी सीबीएसई का पाठ्यक्रम शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बीते दिन ये कैबिनेट मीटिंग हुई और इसी कैबिनेट मीटिंग में ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। टोटल 20 बड़े फैसलों पर सहमति बनी, क्या क्या, जिनकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने इस साल के लिए बड़ा फैसला लिया है। गुरु नानक जयंती पर ननकाना साहिब यात्रा रद्द की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से इस यात्रा को अनुमति नहीं दी। हालांकि एसजीपीसी ने भी इसका विरोध जताया और पुनर्विचार की मांग भी की। केंद्र सरकार का कहना है कि इस साल नवंबर में आने वाली गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर प्रस्तावित ननकाना साहिब पाकिस्तान तीर्थ यात्रा को अनुमति
अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों की वजह से यह परमिशन नहीं दी है। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में बड़ा खतरा मंडराने लगा। अब योगी सरकार ने एक इमरजेंसी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अलर्ट के मुताबिक यूपी के 34 जिलों में भूकंप का बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। यही वजह है कि इन जिलों के जिला अधिकारियों और तहसील कर्मचारियों को भूकंप, औद्योगिक और अग्नि सुरक्षा का परीक्षण दिया जा रहा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से अभियान 9 सितंबर से चलाया जा रहा है, जो 26 सितंबर तक चलेगा ना। चलिए खबर देखिए, कश्मीर से दिल्ली के लिए पहली समर्पित पार्सल ट्रेन को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। तो जम्मू वासियों के लिए भी राहत भरी खबर है। और देखिए, बॉलीवुड एक्टर करण जौहर को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि हर फैन पेज को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। करण जौहर की व्यक्तित्व अधिकार संबंधित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की है। और खबर देखिए दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों ने जो बीते दिन एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, तो इसकी भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी और पाकिस्तान ने अब शिकायत दर्ज करवा दी है। बीते दिन आपको बताऊंगा, दुबई में जो ये मैच हुआ एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, इसमें भारत की शानदार जीत देखने को मिली, लेकिन जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। तो इस मामले पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। कोलकाता में कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि आगे के लिए सुधार तेज करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इंडियन आर्मी को सराहा पीएम मोदी ने। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और बहुत ही जल्द दोस्तों आपको अक्टूबर महीने से पहले एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। सितंबर के लास्ट वीक में इसी डीएलएस न्यूज चैनल पर मैं आपको एक बड़ा बिग अनाउंसमेंट करूंगा। मुझे विश्वास है आप सब लोग बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो कल मैंने इसको लेकर एक पोस्ट भी डाला था, आपने देखा होगा। तो तभी तो कहता हूँ बिल्कुल जुड़े रहा करो मेरे साथ और डेली के अपडेट्स वगैरह हाइलाइट्स देख लिया करो, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि अब सूखी हवाएं चलने लगी, मौसम साफ होने लगा, अब और नहीं होगी ज्यादा भारी बारिश, वापस रवानगी करने लगा मानसून। हालांकि इस साल के मानसूनी सीजन में बारिश ने 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 16 साल बाद वक्त से पहले ही मानसून विदाई लेने लगा है। देखिए पश्चिमी राजस्थान से भी मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है और उत्तर भारत से भी जल्दी मानसून वापसी करेगा। देश के कुछ कुछ राज्यों से मानसून विदाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल जल्दी मानसून विदा लेने वाला है, क्योंकि मानसून आया भी जल्दी था। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली में भी जल्दी मानसून की वापसी होगी, लेकिन फिलहाल 3 दिन दिल्ली में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के आसार बने रहेंगे और तापमान में भी कमी आएगी, तो दिल्ली वासियों को बढ़ती गर्मी से भी राहत मिलेगी, है ना। क्योंकि दिल्ली में पिछले 10 दिनों से सूखा पड़ा है, लेकिन अब 17-18 सितंबर को हल्की बौछारों के आसार दिख रहे हैं। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अभी नहीं थमेगा मानसून, पूरे सप्ताह बरसेंगे बादल, बीच बीच में तेज बौछारों यानी बारिश के भी आसार रहेंगे। वैसे अभी भी मुंबई में तो भारी बारिश चल रही है, कई जगहों पर रेलवे ट्रैक डूब गए, मैंने आपको बताए थे अपडेट। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी इतनी भारी बारिश हुई कि अयोध्या में सड़कें मानो तालाब बन गई, घरों में पानी घुस गया। काशी, प्रयागराज समेत यूपी के 10 शहरों में बारिश अभी भी देखने को मिल रही है। सहारनपुर में अंडरपास में भी फंसी एक कार। और यूपी के 35 जिलों में लगभग आधे उत्तर प्रदेश में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। इधर बिहार की स्थितियां देखिए, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर में तेज बारिश चल रही है। वैसे बिहार में पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ। अगले 5 दिन तक उत्तर और पूर्वी हिस्सों में हेवी रेन की चेतावनी है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, सभी के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश में देखिए, सिंगरौली में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एमपी में भोपाल, रायसेन समेत 10 जिलों में बारिश की चेतावनी, अगले 2 दिन पानी गिरने का अलर्ट है। आज 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी है। बाकी सामान्य चेतावनी तो सभी जगहों पर है। और कल 17 तारीख को भी पूरे प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी रहेगी। और हालांकि राजस्थान में दोस्तों इस बार 3 दिन पहले ही मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। 2 दिन बाद राजस्थान के 4 जिलों में भले ही बारिश का अलर्ट है, लेकिन अभी से ही दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। राजस्थान से मानसून ने विदाई शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी कल 17 तारीख को इन दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की येलो चेतावनी जारी हुई। और छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए, सूरजपुर में 7 लोगों पर बिजली गिरी, 1 की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। वहीं रायपुर, रायगढ़ में भी बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बेमेतरा में सामान्य से 50% कम वर्षा पानी। इधर हरियाणा में देखिए 5 दिन बाद अब मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 4 दिन हरियाणा में बारिश की चेतावनी है। दिन का टेम्परेचर बढ़ने और रात का तापमान घटने लगा और हरियाणा का क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बंद हो चुका है। और वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल बारिश का अलर्ट है। हालांकि 17 तारीख के बाद से फिर मानसून कमजोर पड़ने लगेगा। और इस मानसूनी सीजन में हिमाचल में अब तक 404 लोगों की मौत हो गई है। 3 नेशनल हाईवे समेत अभी भी 565 सड़कें बंद पड़ी हैं। चलिए अब देखिए पंजाब के मौसम की स्थितियां। पंजाब के होशियारपुर में तेज बारिश की चेतावनी, पठानकोट, मोहाली में भी आसार रहेंगे। नदियों का जलस्तर घटने लगा, बाढ़ में सुधार हुआ। बठिंडा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। और बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पंजाब दौरे पर पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दरमियान राहुल गांधी ने एक रोते हुए बच्चे को भी चुप कराया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव में नहीं जा सके, बोले कि मुआवजा जल्द ही दें सरकार। और अपने
पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी की पंजाब के एसपी से भी बहस हो गई, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाने से रोका था उनको सुरक्षा कारणों की वजह से। तो कांग्रेस नेता बोले कि भारत में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या। ये कुछ बहसबाजी भी देखने को मिली। और खबर आ रही कि खराब मौसम की वजह से देखिए केदारनाथ धाम में भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सके, घना कोहरा छाया तो 600 टिकट रद्द किए गए। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे मौसम विभाग ने अभी रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा है, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जरूर है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बाकी मध्य भारत और दक्षिणी भारत के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने चांदी के दाम में कुछ गिरावट देखने को मिली। बीते दिन सोना मात्र 104 रुपए गिरकर 1,09,603 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी का भाव भी 1,28,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ना। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 119 अंक गिरकर 81,786 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,069 पर आया। ऑटो, आईटी और फार्मा शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। और वहीं इलोन मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI ग्रोक से 500 कर्मचारियों को निकाल दिया। मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए आप। राजस्थान के जयपुर में कार हादसे में जो 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, अभी एक दिन पहले की यह घटना है। तो बड़ी दुखद बात यह है दोस्तों कि इस घटना में मरने वालों के अंतिम संस्कार में गए 7 लोग भी डूब गए। जी हाँ, हरिद्वार से अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन करके वो आ रहे थे। 7 लोग जिनकी कार हादसे में जान गई थी, तो उनके अंतिम संस्कार में गए 7 लोग नदी में डूब गए। हरिद्वार से मानो मौत ने उनका पीछा किया। राजस्थान की यह घटना है। देखिए इसे क्या कहोगे आप, कोइंसिडेंस या दुर्भाग्य। और वहीं बीते दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक बड़ी घटना हो गई। देखिए इंदौर में 15 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया एक ट्रक ने, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की भारी चूक सामने आई। नो एंट्री में घुसा था ये ट्रक। हादसे के दौरान ट्रक में आग भी लग गई थी। इंदौर में भीड़ को रोनते हुए निकला बेकाबू ट्रक। इसमें अब तक 3 लोगों की जान जाने की खबर है। पहले 2 की हुई थी मौत, फिर एक और व्यक्ति की जान चली गई। एयरपोर्ट रोड पर यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। काल बनकर दौड़ा मानो ये ट्रक। और वहीं बीते दिन दिल्ली में भी एक बड़ी रोड एक्सीडेंट की घटना हो गई। देखिए वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को BMW कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि एक महिला कार चला रही थी और ये वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जिनकी जान चली गई। वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला में भी देखिए एक पिकअप पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और हरियाणा पुलिस के भी एक जवान ने अपनी गाड़ी से 3 बच्चों को कुचल दिया, जिनमें 2 की जान चली गई। स्कूल से लौट रहे थे बच्चे। लोग बोले कि पुलिस वाला नशे में था। उत्तर प्रदेश में भी देखिए एक घटना हो गई। 50 श्रद्धालुओं से भरी AC बस टकरा गई, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ट्रेलर में जा घुसी ये बस। तो ये तो रही कुछ बड़ी दुर्घटनाएं। और नक्सलवाद पर एक बड़ी खबर आ रही। देखिए झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। नेपाल में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने अब नेपाली नई PM सुशीला कार्की का भी इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि इनको हमने ही कुर्सी पर बैठाया है, हटाने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि नई अंतरिम PM पर जेन जी ने आरोप लगाया कि वो बिना सलाह के मंत्री चुन रही है। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उन्होंने आदेश जारी किया कि नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे, पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा भी देंगे, राइट। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की जेन जी के जवानों ने बीते 4 सालों में दुनिया के 3 देशों की सरकारें गिरा दी। नेपाल में तो सोशल मीडिया पर चुना गया PM भी। आखिरकार 8 सेकंड फोकस करने वाली पीढ़ी दुनिया के देशों को कैसे बदल रही है, देखिए जरा। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। इजराइल के खिलाफ कतर में जुटे 50 मुस्लिम देश। ईरान बोला कि इस्लामी देश इजराइल से रिश्ता तोड़े। पाकिस्तान की NATO जैसी फोर्स बनाने की सलाह भी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी बोले कि मुझे नहीं लगता जिनपिंग के साथ मंच शेयर करने में मोदी कंफर्टेबल थे। वहीं खबर आ रही पाकिस्तानी राष्ट्रपति अभी चाइना दौरे पर हैं और चीन में उन्होंने J-10C फाइटर जेट फैक्ट्री भी देखी, हथियारों की तारीफ की। भारत के खिलाफ संघर्ष में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। और US टेरिफ ट्रेड डील पर भी खबर आ रही कि टेरिफ तनाव के बीच आज भारत पहुंचेगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। और इस दरमियान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत हो सकती है। वैसे तो ये बीते 6ठे दौर की बातचीत 25 अगस्त को होनी थी, लेकिन टेरिफ विवाद के चलते इसको टाल दिया गया। अभी तक भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर 5 दौर की वार्तालाप हो चुकी है और अब ये 6ठी बार बातचीत होनी है ना। चलिए खेल जगत से खबर देखिए। हरियाणा भिवानी की जैस्मिन को PM मोदी ने भी बधाई दी। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर कहा कि आपका प्रदर्शन खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। पोलैंड की बॉक्सर को हराया था इन्होंने, जो इंग्लैंड में अभी ये प्रतियोगिता चल रही है ना। और वहीं देखिए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन भी रोकेगा मेरिट सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा। अब जन्म तिथि और आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। माता पिता का नाम भी करना होगा अंकित। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई लोग फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवा रहे थे और इस बार हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया और ये कुछ न्यू रूल्स भी लागू किए हैं और ये नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बॉलीवुड
बॉलीवुड से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ। शादी के 4 साल बाद विक्की कौशल बनेंगे पापा। वैसे अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, 7000 mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता 5G फोन पोको M7 Plus लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 10,999 है। और वहीं ओप्पो ने भी अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज F31 लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 22,999 है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा वगैरह भी मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी और कहा कि सिर्फ हथियार बरामदगी से आतंकी साबित नहीं हो सकता है। वहीं अभी एक दिन पहले आपको पता होगा बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी यूपी बरेली में, उसके बाद उनकी बहन ने एक वीडियो जारी किया। सीएम योगी भी इस मामले पर बोले कि हमलवारों को पाताल से खोज निकालेंगे। दिशा पाटनी के पिता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बातचीत भी की। और खबर देखिए, बिहार जमुई में 23 तारीख को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी होना है। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेसवे रूट फाइनल हो चुका है। इससे इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी और 1 घंटा कम समय लगेगा आपको आने जाने में। साल 2029 तक ये बनकर तैयार होगा। और पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर देखिए, बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे शंकराचार्य। सुपौल में शंकराचार्य ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में 90 करोड़ हिंदुओं की आवाज अनसुनी की जा रही है। वहीं खबर है, हरियाणा के गूगल बॉय कौटिल्य को आशीर्वाद देने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर भी। 29 तारीख को ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड जाएंगे कौटिल्य। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टीवीएस जुपिटर 110 का स्टार डस्ट ब्लैक एडिशन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 94,511। और वहीं खबर देखिए, स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि नवाचार को बढ़ावा देने वाला देश ही भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करेगा। और खबर है, हरियाणा के इस जिले में बैन हुआ पटाखा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह सब कुछ। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी हुए। हरियाणा के नूह जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, हमारे देश की इंडियन आर्मी अब और मजबूत होगी। स्टार्टअप और एमएसएमई मिलकर बनाएंगे सेना के हथियार। रक्षा मंत्रालय से मिलेंगे 1 लाख करोड़ के ऑर्डर। देश की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नया प्लान भी किया जा रहा। और मेघालय में देखिए, भारत थाईलैंड दोनों देशों की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे के युद्ध कौशल को भी जाना। वहीं खबर आ रही दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली। फिर बड़ा तनाव, चूराचांदपुर में कुकी नेता के घर में आग लगाई गई। NH2 को लेकर भी फैला भ्रम। और खबर है कि GST 2.0 लागू होने के इंतजार में मंजूर कार लोन रद्द करा रहे खरीदार। बैंकों की भी चिंता बढ़ने लगी है। वहीं देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है ईडी। जम्मू श्रीनगर में तय हुई नई रणनीति भी है। अच्छा, वैसे गेमिंग से याद आया दोस्तों, हाल ही में जो सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को बैन करने वाला जो एक्ट संशोधित कानून लागू किया था, तो उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही कि कभी व्हाट्सएप को भी टक्कर देने वाली एक भारतीय कंपनी बंद होने जा रही है। दरअसल हाइक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। तो सरकार के रियल मनी गेमिंग प्रतिबंध के बाद अब भारतीय कंपनी हाइक ने अपना संचालन पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग ऐप रह चुकी है जो यूनिकॉर्न बन चुकी है, लेकिन अब हाइक मैसेजिंग ऐप बंद होने जा रहा है। और खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। सभी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ मराठी भाषा में बनाना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश भी जारी किया। वहीं खबर है, भारत में ही बनेगी ई पासपोर्ट के लिए सेमीकंडक्टर चिप। L&T की सब्सिडरी कंपनी ने एक बड़ा समझौता किया है। और रिपोर्ट्स आ रही कि बीते महीने अगस्त में 26 लाख से ज्यादा व्हीकल्स बिके, लेकिन कार की बिक्री में गिरावट आई। SIM की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, अब सिर्फ इमामबाड़ा और भूल भुलैया ही नहीं, बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ भी बनेगा स्टार्टअप्स का नया अड्डा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से नया प्लान किया जा रहा स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव 2025 के तहत। और देखिए, वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया। GST रेट कट का पूरा फायदा सीधे आम उपभोक्ता, आम लोगों तक पहुंचे। सभी बीमा कंपनियों को बुलाकर वित्त सेवा विभाग की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन में महंगा होगा हवाई सफर करना। इंडिगो ने दिल्ली के किराए में 2161 रुपए की बढ़ोतरी की है। और देखिए, आम उपभोक्ताओं पर न डाला जाए अत्यधिक बिजली बिलों का बोझ। दिल्ली में DERC की तरफ से डिस्कॉम के खातों की जांच की मांग की गई और यह नया आदेश भी जारी किया गया। और वहीं दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी खुशखबरी आई। सरकार देने जा रही पेंशन। दरअसल दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 50,000 नई पेंशन योजनाएं शुरू होगी, जिसका शुभारंभ खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और भी इस योजना से बाबत ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, अदालत की अवमानना, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, सरकारी विभागों में अब ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। अब ड्राइवर बनने के लिए भी 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 10वीं 12वीं में हिंदी या संस्कृत एक विषय होना भी अनिवार्य मांगा गया है। हरियाणा सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में ड्राइवरों की भर्ती को लेकर ये नियमों में बदलाव किया है। और वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद अब मच्छरों से जनित बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। 420 पहुंची संक्रमितों की संख्या, एक मरीज की मौत भी हो गई। और खबर है, बिहार के 25,000 स्कूल डिजिटल होंगे, बनाए जाएंगे 2-2 स्मार्ट क्लासरूम भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से शिक्षा की क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान किया गया है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को मंजूरी दी। इससे सैनिकों की जरूरतें भी पूरी होगी। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से हायर ग्रेड पे वापस लेने की अधिसूचना जारी करने पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नाराज हुए। मामले की जांच के आदेश भी दिए, देख सकते हैं आप डिटेल। और देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक और खुशखबरी
खुशखबरी आ रही, इन इलाकों में लगेंगे पानी के मीटर, बिलिंग में भी आएगी पारदर्शिता। एनडीएमसी यानी दिल्ली नगर पालिका परिषद की तरफ से नया आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और पूर्वी दिल्ली में भी ऑटो चालकों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी, नियमों का उल्लंघन जारी हुआ क्योंकि कई ऑटो चालक लिमिट से ज्यादा सवारियां बिठा करके चलाते हैं, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और खबर देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में आज जुटेंगी उद्योग जगत की हस्तियां, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों पर होगा मंथन। अमर उजाला का ये एमएसएमई कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा आज 16 सितंबर को है ना। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम कर्मियों को नहीं मिला वेतन, तो अब कर्मचारी संघ ने सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज भी मांगा है। जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति से 20,000 युवाओं को मिला रोजगार, साल 2030 तक 4.5 लाख रोजगार के लक्ष्य तय किए हैं जम्मू सरकार ने। और देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उठाएंगे बड़ा कदम, हाईकोर्ट में याचिका के जरिए रोकेंगे भगवान चित्र वाले उत्पाद भी। वहीं खबर आ रही है, अमेरिका और चाइना के बीच टिकटॉक का झगड़ा खत्म हुआ, एक बड़ी डील हुई है अमेरिका चाइना के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस डील को लेकर संकेत भी दिए हैं। और खबर आ रही है, पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने यह राहत दी है। यूपीएस के सदस्यों को एक बार फिर से एनपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया है, जो कि सितंबर 2025 से लागू होगा। तो अब इस लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, देख सकते हैं आप। कल ही 15 सितंबर को सरकार ने यह नया ऑर्डर जारी किया है ना। और खबर देखिए, इस राज्य में 30 पैसे प्रति किलो हुआ प्याज का दाम, तो किसानों के लिए उनकी खेती की कीमत निकालना बहुत महंगा पड़ रहा, किसान रोने लगे। ये मामला है दोस्तों आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का, जहां किसान भाई लोग ये अभी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, प्याज की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। और देखिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 42 एकलव्य स्कूलों का होगा कायाकल्प, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एनसीएल की तरफ से यह बड़ी पहल की घोषणा की गई है और इसका फायदा 26,000 से भी ज्यादा आदिवासी बच्चों को मिलेगा। वहीं खबर है, दिल्ली में युवा बनेंगे विकसित दिल्ली के एम्बेसडर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम भी, जिसमें 9,000 में से चुने गए 87 युवा 3 महीने तक विभिन्न सरकारी विभागों में काम करेंगे ना। और वहीं खबर देखिए, 2 करोड़ किताबों वाली लाइब्रेरी बनाई गई। देखिए, 75 साल के एक बुजुर्ग ने कर्नाटक के एक गांव में ये लाइब्रेरी बनाई, दूर दूर से आते हैं लोग इस लाइब्रेरी को देखने और पढ़ने भी। देखिए, वो कहते हैं ना कि जज्बा अगर मजबूत हो, हिम्मत अगर हौसलों से बुलंद हो, तो उम्र तो सिर्फ एक नंबर होता है। 75 साल के बुजुर्ग की ये मेहनत देखे चला ना। और खबर आ रही, जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए गए। इन सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शांति भंग करने की कोशिश की जा रही थी, सरकार का कहना है। और मध्य प्रदेश उज्जैन बनेगा ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वहीं खबर है, सिंगापुर पहुंचा आईएनएस निस्तार, पैसिफिक रिच 2025 में शामिल होगा। और कर्नाटक के बंगलुरु में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया, 16 ठिकानों पर एक साथ रेड की, छापेमारी की। पंजाब सरकार का कहना है कि हर घर डॉक्टर पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। बाढ़ के बाद अब बीमारियों की रोकथाम के लिए पंजाब के भगवंत मान सरकार ने नई पहल शुरू की है। और वहीं खबर देखिए, 1x बेट गेमिंग ऐप मामले में ईडी ने मिमी चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर में 13 दिन बाद खुले स्कूल, बारिश के कारण इतने दिनों से बंद थे। और वहीं देखिए अगली खबर, अगले 15 सालों में दुनिया पर राज करेगी एआई के साथ पलने वाली जनरेशन, कम हो जाएगा जेन जी का रुतबा भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी चैट जीपीटी के सीईओ का कहना है कि वो एक जॉब जिसका भविष्य कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एआई भी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग और केयरिंग जॉब सुरक्षित रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने के बावजूद भी, है ना। ओपन एआई के सीईओ ऑल्टमैन की तरफ से ये जानकारी दी गई। और खबर है दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी सरकार, 100 प्रोडक्ट्स की पहचान की गई है, घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार अब आयात पर निर्भरता घटाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय जल्दी 100 ऐसे उत्पादों की सूची जारी करेगा जिनका भारी मात्रा में आयात देश में किया जाता है, और मकसद है कि इन सभी उत्पादों का आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा ना। और वही खबर देखिए, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया गया। दिल्ली एनसीआर में डेंगू से बचाव की तैयारियों के बीच बैठक भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर मुद्दे को लेकर अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। पेसर मोहम्मद सिराज को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, 20 सितंबर को पीएम मोदी गुजरात के भावनगर जाएंगे, यहाँ परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और बीते दिन भी आपको पता होगा पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा भी एक वंदे भारत, 2 अमृत भारत और एक एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन किया। वहीं खबर है, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 5वें विशेष अभियान के लिए तैयार हुआ। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज 16 सितंबर को एक विशेष अभियान 5.0 के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल भी। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए, यूपी बना फीयरलेस बिजनेस का नया केंद्र। लखनऊ में सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं यूपी के कासगंज में गाँव में बेहतर होगी शिक्षा, 206 ग्राम पंचायतों में बनाई जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। पहले चरण में 103 का चयन भी हो चुका है। और वहीं एक बड़ा आदेश आ रहा है कि मोबाइल ही नहीं बल्कि अब ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड लिंक कराना भी अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के इस जिले में परिवहन विभाग की तरफ से अहम आदेश जारी किया गया, कासगंज जिले में ही आरटीओ डिपार्टमेंट ने ये नई पहल शुरू की है। और अब देखिए बिहार के कुछ अपडेट, 9817 विकास मित्रों को बिहार की नीतीश सरकार ने खुशखबरी दी। इन कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की ही तरह दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। वहीं खबर है, बिहार में सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा बांटने में नंबर 1 बना बिहार राज्य, लगातार 11वें महीने हासिल किया है पहला स्थान। और खबर आ रही है, बिहार के औद्योगिक विकास में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। लघु उद्योगों में 135% तो बड़े उद्योगों में 131% तक की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए बिहार मुंगेर में 250 करोड़ की लागत से खुलेगा
मदर डेयरी प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने ये ऐलान किया है। अगले महीने अक्टूबर में ये शिलान्यास किया जाएगा। और बिहार के नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को भी बड़ी राहत दी। राजस्व महाअभियान की लास्ट डेट को बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया। तब तक आराम से इस अभियान से जुड़ा जा सकेगा। और वहीं देखिए बिहार में बर्खास्त संविदा कर्मियों में से अब तक 2035 ने अपील की और 402 की मंजूरी भी दी गई। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और बिहार में मानसून का भी सितम बढ़ने वाला है। पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश, बिजली का अलर्ट है। इसके अलावा देखिए बिहार में शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए शुरू होगी मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में ये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर 14 दौर की वार्तालाप 6 से 10 अक्टूबर तक अगले महीने ब्रसेल्स में होगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में कम महंगाई दर के चलते भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस साल और भी ज्यादा ब्याज दरों में यानी रेपो रेट में कटौती कर सकता है। 50 और बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। वहीं खबर है कि भारत फरवरी 2026 में करेगा एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी। साल 2035 तक $8.3 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य रखा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत ने यह नया लक्ष्य तय किया है। बीते दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि एआई नियमों को प्रौद्योगिकी की गति के अनुरूप होना चाहिए। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही नीति आयोग की कि साल 2035 तक एआई अकेला भारतीय अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन जोड़ेगा। खुद नीति आयोग के सीईओ ने यह जानकारी दी है। यही वजह है कि सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए जुटी हुई है और 2035 तक मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को भी एआई $100 अरब तक बढ़ा सकता है। वहीं खबर देखिए विदेश मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में लिथुआनिया के उप मंत्री के साथ वार्तालाप की। और खबर है अडानी सीमेंट फ्यूचर एक्स कार्यक्रम लॉन्च हुआ। 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों में तैयार होंगे नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स। वहीं भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्तालाप कंप्लीट हुई। और ओम बिरला ने तिरुपति में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। और भारत ने अपनी पहली अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। और वहीं दोस्तों एम्स नई दिल्ली ने प्रशिक्षण के लिए दा विंची सर्जिकल रोबोट का भी उद्घाटन किया। चलिए अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 222 आरएएस के तबादले किए गए। और वहीं राजस्थान में एक प्लान बनाया गया। रक्तदान अमृत महोत्सव के दुनिया के 75 देशों में शिविर लगाए जाएंगे। 17 सितंबर को 13 पंथ युवक परिषद करेगा 7,500 केंद्रों का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर है ना। और राजस्थान में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को भी कृषक उपहार योजना में शामिल करने का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया। वहीं राजस्थान में अब मकान जमीन की लीज राशि पर छूट मिलेगी। ब्याज 100% माफ होगा। और आरजीएचएस दवा विक्रेता बोले कि केसलेस दवाई देना बंद कर देंगे। 3 दिन विरोध करेंगे। राजस्थान में दवा विक्रेताओं ने ये विरोध किया। कहा कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो। और राजस्थान में शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करने का आदेश जारी हुआ तो शिक्षक संघ ने विरोध जताया। मध्य प्रदेश में भी देखिए अपनी मांगों को लेकर किसान भाई लोग सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और एमपी के शाहजहांपुर में एक बड़ी घटना हो गई। हाईवे पर कंटेनर ने 6 गायों को रौंदा। सभी की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम भी किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। एमपी में बनेगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जिसमें दूसरे प्रदेशों से भी ट्रेनिंग के लिए इंजीनियर आएंगे। और एमपी सरकार का कहना है कि इंदौर में जो नवजात बच्चों की मौत हुई थी उसके पीछे कारण चूहे नहीं है बल्कि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को जिम्मेदार माना गया। वहीं एमपी भोपाल के हाट बाजार में आज से स्वदेशी मेला लगेगा। और मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई राहत भुगतान किया जाए। पेंशनरों के पक्ष में दिए फैसले लागू हो। पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी इन मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं एमपी में ई अटेंडेंस के विरोध में भी उतरे स्वास्थ्य कर्मचारी। और छत्तीसगढ़ में देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ पद यात्रा शुरू हुई। 3 दिन रहेंगे सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी पासिंग श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर में घुस गई। 4 लोगों की मौतें हो गई। यूपी लखनऊ में पंचायती राज विभाग और आईआईएम के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों को इससे प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी मेरठ में एसएसपी का प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। और यूपी लखनऊ में 16-17 सितंबर को कौशल महोत्सव का आयोजन होगा। 7,500 से भी ज्यादा युवाओं को 2 दिन में रोजगार मिलेगा। और खबर आ रही कि देश भर में 20 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर संकट छाया। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टीचर्स ने पीएम मोदी को ज्ञापन भी भेजा। और देखिए झारखंड में रांची समेत 15 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। 18 सितंबर तक बरसेंगे बादल। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के 7,500 पदों पर भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं। 29 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। और राजस्थान में भी कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया। 18-19 अक्टूबर को होने वाली एग्जाम अब 28-29 अक्टूबर को होंगे, है ना। और वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 3 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। और उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के लिए आए 16.25 लाख आवेदन। लिखित परीक्षा की 4 सप्ताह पहले ही जानकारी देगा बोर्ड। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया। सभी विषयों की 2 साल तक होगी पढ़ाई। कई सारे और नियमों में भी बदलाव किया 10वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए। तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सीबीएसई ने एक और आदेश जारी किया। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति भी अब जरूरी होगी, वरना स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी।
मिलेगी, है ना। और हिमाचल प्रदेश में देखिए इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के लिए अब तक 30 आवेदन आए। 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूज से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। इस बार नवरात्रि कब है? 22 या 23 सितंबर से। इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ था। आपको बता दूं नवरात्रि इस बार 22 सितंबर को शुरू होगी, ठीक है। लेकिन इस बार नवरात्रि 10 दिन की रहेगी क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन रहेगी। तो और विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाएगी कल 17 सितंबर को ही। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है और कुंभ राशि के लोगों को प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। बाकी आने वाले 21 सितंबर तक ये पूरा सप्ताह 6 राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। तुला राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिलेगी, तो वहीं कुंभ राशि वालों के प्रमोशन के योग भी बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के किस राज्य में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।